Good morning, students. Once again, all of you. Today we will discuss about the history of class ninth, lesson third, Nazism and the rise of Hitler. This is the second video on this lesson. Before this lesson, I was complete one topic. Topic number one, the rise of Weimar Republic या birth of the Weimar Republic. Okay. तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप वो YouTube पर जाकर उसको देख लीजिएगा. मैं अपलोड कर दिया हूँ. और हम लोग आगे पढ़ते हैं. सेकेंड पॉइंट आज का है पॉइंट नंबर 1.1, इफेक्ट्स ऑफ द वार. जैसा कि आपको पता है कल के टॉपिक से कि जो जर्मनी था वो एलिट पावर और एक्सिस पावर में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो चुका था. और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1940 से 1918 तक चला था उसका बहुत बैड इफेक्ट जो था जर्मनी पर पड़ा था. जो कि युद्ध के बाद जो भी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था उस पर जर्मनी को दोषी मानते हुए उसके बहुत सारे रिसोर्सेस को बंद कर दिया गया था. उसके मतलब रिसोर्सेस को ले लिया गया था, उसके टेरिटोरीज को ले लिया गया था. तो आपने इसको देखा और वहां पर किस तरह से कंपेंशन यानी कि हर्जाना जर्मनी पर थोप दिया गया था. क्योंकि जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक गठन हुई थी, उससे पहले वहां पर इंपेरियल गवर्नमेंट थी, राजतंत्र था. और राजतंत्र की दोष को वहां पर रिपब्लिक जो हुई उस पर उसके सारे कंपेंशन को डाल दिया गया देने के लिए. तो हम आगे देखेंगे टॉपिक में कि आखिर जो युद्ध हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस पर जर्मनी का क्या इफेक्ट पड़ा, खासकर जो यूरोपियन कंट्री है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा और मेनली जर्मनी पर क्या इफेक्ट पड़ा हम लोग यहाँ देखेंगे. ओके, तो आप पेज नंबर 52 निकाल लीजिए. पेज नंबर 52.1.1 द इफेक्ट्स ऑफ द वार. ओके, चलते हम लोग टॉपिक को देखते हैं. The war had to devastating impact on the entire continent, both physically, psychologically and financially. देखिए बेटा, वार जो होता है, युद्ध होता है, चाहे दो व्यक्तियों में हो या दो संस्थाओं में हो या फिर दो देशों में हो, वार तो हमेशा जो है लॉसेस होता है. वार जो हमेशा जो है इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली जो है वो बैड होता है. ओके, तो ये पूरे कॉन्टिनेंट में यानी कि पूरे यूरोप में देखा जाए तो फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली दोनों बहुत बड़ा मतलब बुरा इफेक्ट पड़ा था. फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेबिटर. देखिए यहाँ बात करिए, पूरे यूरोप की बात करिए कि यूरोप का एक समय था जब दूसरे दुनिया को लोन देने का काम करता था, दूसरे देशों को लोन देता था, जो कि युद्ध समाप्त होने के बाद वो खुद एक लोन लेने वाला कंट्री बन चुका था, लोन लेने वाला एरिया बन चुका था. स्पष्ट लिखा है फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर. ठीक है, क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू द वन ऑफ द डेबिटर्स, यानी कि लोन देने वाला जो देश था वो अब लोन लेने वाला बन चुका था क्योंकि युद्ध में वहां पहुंचा. अनफॉर्चुनेटली इन इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिन ऑफ द ओल्ड एम्पायर. यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है जर्मनी की. जर्मनी में जो वाइमर रिपब्लिक जो नई गठित हुई थी असेंबली द्वारा, तो उस पर जो भी वहां पर जो इंपेरियल गवर्नमेंट यानी पुराने समय जो राजा महाराजा जो थे वर्ल्ड वार में जो भी वहां पर मतलब ये हुआ डैमेजेज हुआ, तो उनकी दोष जो है यानी कि इंपेरियल गवर्नमेंट की जो दोषेस थी वो न्यूली वाइमर रिपब्लिक के ऊपर थोप दिया गया और सारे जो है कंपेंशन जो है इससे लिया जाने लगा था. ओके, आगे जाते हैं. द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ द वार, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन and was financially crippled by being forced to pay the compensation. यानी जो वाइमर रिपब्लिक था उस पर इतना बर्डन आ चुका था और बर्डन के साथ साथ जो नेशनल ह्यूमिलिएशन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उसको इतना मतलब लोग उसकी उलाहना कर रहे थे, उसकी बेइज्जती कर रहे थे, दैट मीन्स उसकी जो कह सकते हैं शिकायतें कर रहे थे कि वो तरह से एक फाइनेंशियल ग्रुप में भी यानी कि आर्थिक स्थिति अपंग हो चुका था. एक वर्ड है क्रिपल्ड, होता है अपंग होना, पंगु होना. यानी कि जर्मनी था वो पूरे तरह से फाइनेंशियली अपंग हो चुका था. वहां पर फाइनेंशियल जो है बहुत सारी परेशानियां आ चुकी थी. दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, और जो वाइमर रिपब्लिक को जो सपोर्ट करते थे, जैसे में आपका सोशलिस्ट है, कैथोलिस्ट है एंड डेमोक्रेट्स है, बिकम इजी टारगेट टू अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल्स. और जो वाइमर रिपब्लिक को जो सपोर्ट करते थे या जो इसके फेवर में थे उसको टारगेट किया गया था कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सोशलिस्ट द्वारा और इनका मजाक बार बार उड़ाया जा रहा था. और उसे क्या था नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था 1918 में नवंबर में हुआ था, इसलिए इनको
इनके सपोर्टर्स को नवंबर्स क्रिमिनल्स यानी कि नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से भी पुकारते थे, यानी कि इसको बेइज्जती करते थे, इसको ह्यूमिलिएट करते थे। दिस माइंडसेट had the major impact on the political development of the early 1930 as well as Sunsi। और इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा, इसका पॉलिटिकल इतना इम्पैक्ट पड़ा, इसके डेवलपमेंट जो है 1930 तक जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिसको हम आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। देखते हैं क्या हुआ था आखिर। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो प्रभाव हुआ काफी गहरा पड़ा था यूरोपियन समाज पे और जो है वहां की राजनीति पर, वहां की पॉलिटी पर। देखिए चलते हैं क्या प्रभाव पड़ा था। तो सोल्जर्स कम टू बी प्लेस एबव सिविलियन, और जो वहाँ के सैनिक था, जो सोल्जर्स थे, सिपाही हुआ करते थे, उनकी जो वैल्यू थी वो सिविलियन ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि युद्ध में वही ज्यादा लड़े थे, युद्ध में वही अधिक अपना जो है रोल प्ले किए थे, इसलिए उनका जो रोल है, उनका जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो सिविलियन से काफी ज्यादा बढ़ गया था। ओके, politicians and publicists laid great stress on need for men to be aggressive। और पॉलिटिशियन जो थे या पब्लिसिस्ट थे ये मानते थे कि जो पुरुष जो है उनमें उन्हें अग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और उन्हें मर्दाना ताकत होनी चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, और जो मीडिया जो थी वहां की जो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाइड यानी महिमा मंडन उसकी बखान कर थी। अब यहाँ बात है ट्रेंच लाइफ क्या है। देखिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिकों को छुपने के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें सैनिक क्या होते हैं, उसमें सैनिक जो है छुपते हैं और वहां से वार करते हैं, उसे ट्रेंच बोलते हैं। तो ट्रेंच में सैनिक रहा करते थे, उसको बोलते हैं ट्रेंच लाइफ। तो जो मीडिया थी वो ट्रेंच लाइफ का बहुत बड़ा बखान कर रही थी कि ट्रेंच लाइफ में बहुत ऐसे रहना चाहिए, ट्रेंच लाइफ में सबको जाना चाहिए, चूंकि देश की सेवा सबको करनी चाहिए। तो इस तरह से ट्रेंच लाइफ को मीडिया जो है बखान कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। द ट्रूथ हाउएवर was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trapped with the rats feeding on crops। यानी कि उनकी जो लाइफ थी बहुत ही दयनीय थी सैनिकों की, जो कि जो ट्रेंच लाइफ बहुत दुखदायी था, क्योंकि वहां पर खाने पीने की भी समस्या थी, रहने की भी समस्या थी। उन्हें वैसे चूहों के बीच में रहने पड़ते थे जो लाशों को खाते थे। सोच लीजिए जिन ट्रेंच में सैनिक रहा करते थे उसमें ऐसे ऐसे चूहे थे जो वार में सैनिक मर जाते थे, उनको वो चूहे खा रहे थे। यानी कि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मिजरेबल कंडीशन था उनकी। और दे फोर्स्ड पॉइजनस गैसेस, और वो पॉइजनस यानी विषैले गैसों से भी वो फेस करते थे। एनिमी सेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, और अग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर्स ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come to being. Democracy was indeed a young and fragile idea which would not survive instability and the inter-war Europe। यानी कि जब तक वहां पर जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेसी की जो न्यू आइडिया थी, अभी सब लोगों को समझ में नहीं आ रही थी और सब लोग इसको सपोर्ट भी नहीं करते थे। इस तरह से देखना कि वार में जो क्या हुआ था कि सैनिकों की वैल्यू बढ़ गई थी और उसे बिना मतलब झूठमुठ का यानी कि मतलब अफवाह में उसकी जो है महिमा मंडन की जा रही थी कि उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छा है, सभी लोगों को सैनिक में जाना चाहिए, सभी लोगों को मर्दाना ताकत होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए, इस तरह की वहां बातें चल रही थी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है पॉइंट नंबर 1.2, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। आखिर जर्मनी में जो युद्ध हुआ था यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए थे यूरोपियन कंट्री में, तो उसका क्या सबसे इफेक्ट कहाँ पड़ा था और किस तरह से वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है और पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या है, तो हम समझने के लिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक consist with the revolutionary uprising the Spartak League on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia। देखिए इस रशिया में बोल्शेविक जो रिवोल्यूशन हो रहा था स्पार्टिक लीग द्वारा, स्पार्टिक एक पार्टी का नाम है, संस्था का नाम है, जैसे हमारा मुस्लिम लीग है, बहुत सारी पार्टियां जो हैं, उस प्रकार से रशिया में जो वहां पर स्पार्टिक लीग के द्वारा वहां पर रिवोल्यूशन हो रहा था बोल्शेविक में, तो उसी के तर्ज पे हमारे मतलब जर्मनी में जो वहां पर वाइमर रिपब्लिक जो गठन हुआ था, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग वहां पर भी रिवोल्यूशनरी जो आंदोलन जो है स्टार्ट करने की बात हो रही थी। तो सोवियत वर्कर्स एंड सेलर्स वेयर इटैब्लिश इन मेनी सिटीज,
यानी किस तरह से जो वहां पे सेलोवर थे या जो उस पार्टी के जो वर्कर्स थे वो अपने कई कई जगह पर इस तरह की लीग को इटेब्लिश कर रहे थे। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज विद द डिमांड्स ऑफ द सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। और इस तरह से जो वहाँ पे बर्लिन में जो सोवियत स्टाइल जो गवर्नमेंट थी वहां पर भी डिमांड उसी प्रकार घोषित जो पॉलिटिकल वहां पर एटमॉस्फेयर था, जो पॉलिटिकल वातावरण था, वो डिमांड कर रही थी जिस तरह से रशिया में सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट है वहां भी जर्मनी में भी इस तरह की होनी चाहिए। दोज अपोज टू दिस, और जो लोग इसको अपोज कर रहे थे, जो लोग इसकी बातों को नहीं मान रहे थे, सच एज अ सोशलिस्ट जो थे, डेमोक्रेट्स थे, कैथोलिस्ट थे, जो लोग वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, वे लोग इस सिस्टम को नहीं मानते थे। तो मेट इन वाइमर में मिले और उन्होंने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का शेप दिया, यानी कि अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को की तरह से हम लोग कंट्री को चलाएंगे, ऐसा जो है वाइमर रिपब्लिक के लोग उसको एक शेप दिए। द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड द शेप ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉरी, द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। और इस तरह से जो वहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है बिल्कुल क्रैश के कगार पे था। द एंग्वेस्ट स्पार्टकिस लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इस तरह से जो स्पार्टकिस पार्टी जो थे, कम्युनिस्ट पार्टी एक तरह से मतलब वहां पर गठन किया। और कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, देखिए यहाँ पर दो तरह की पार्टियां हो गई, एक कम्युनिस्ट थी और एक सोशलिस्ट थी। वो दोनों इतनी मतलब धीरे धीरे उनकी दूरी बढ़ती गई, दूरी गैपिंग बढ़ती गई, मनमुटाव होते गया, तो कभी भी एक साथ एक जगह एक पॉइंट पर नहीं हुए। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become irreconcilable enemies and could not make common issue against Hitler। और यही वजह है शायद हिटलर के अगेंस्ट में ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां जो है एक साथ होकर के हिटलर का विरोध नहीं कर पाई। वो देखती रही कि हिटलर क्या करता है या उसको क्या करता है। उस दोनों जो है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपसी दुश्मनी के चलते हिटलर का एक मौका दिया जो तनाशाह बना। बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रैप द रेडिकल सोल्यूशन, और दोनों ने जो है रेडिकल सोल्यूशन को स्टार्ट किया। आगे देखते हैं, सेकेंड पैराग्राफ है, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। और देखिए जहां पर राजनीतिक सैद्धांतिक जो था उसने उस तरह से वहां पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, आर्थिक मंदी का जो दौर चला वो 1923 से चला। और जर्मनी हैड फॉट द वार लार्जली ऑन लोन एंड हैड टू पे वार रिस्पायरेशन इन गोल्ड। और जर्मनी में जो वार चला था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी से लड़ा गया था, जर्मनी को जो सपोर्ट किया गया था वो खासकर से लोन लेकर किया गया था, जिसकी लोन की मतलब मेंटेन करने के लिए, लोन को वापस लेने के लिए वहां की जो गोल्ड को, वहां के जो सोने थे उसको वापस कर लिया, ले लिया गया। दिस डिप्लेड गोल्ड रिजर्व्स एट द टाइम, रिजर्व्स वेयर क्रैश। और इस तरह से वहां पर जो सोने की वहां पर जो रिजर्व थी, जो रिसोर्सेज थे, वो क्या हो चुका, बिल्कुल ही समाप्त हो चुका था। इस तरह से 1923 में जर्मनी रिफ्यूज टू पे। और जब जर्मनी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी जो उसको ट्रीटी ऑफ वर्साय में जो कंपेंशन देने की बात कही गई थी, अब वो बिल्कुल ही क्या किया, डिनाई कर दिया, क्या भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं आपको एक पैसा भी कंपेंशन के रूप में नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास खुद ही नहीं है, मैं कहां से आपको दूं। तो जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्युपाइड लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूल। इसका जो जब देना बंद कर दिया तो जो फ्रांस था उसके इंडस्ट्रियल एरिया को वो क्या कर लिया, उसको ले लिया, मतलब अपने अधिकार में कर लिया, जिसको रूर बोलते हैं। और क्लेम रूर टू क्लेम देयर कोल, यानी जो कोल माइन था उसको भी वहां से वो अटैक कर लिया, ले लिया। जर्मनी रिटेल्ड विद द पैसिव रेसिस्टेंस एंड द प्रिंटेड पेपर करेंसी। और जब वहां पर पैसे काफी अभाव हो गए जर्मनी में, तब क्या किया, उन्होंने पैसे छापना स्टार्ट कर दिया। कौन, जर्मनी। जब वहां पर जर्मनी में आर्थिक तंगी हो गया, उसको सारे जो उसके रिसोर्सेज थे सब अलग अलग कंट्री द्वारा ले लिया गया, जर्मनी ने क्या किया, अपने मेंटेन करने के लिए, अपने खर्च को ये करने के लिए नोटों की जो है छपाई स्टार्ट कर दी। और वो इतना ढंग से छापा गया, विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। और इतना अधिक पैसे छाप दिए गए, इतना अधिक पैसा छाप गया कि जर्मनी का जो पैसा की वैल्यू थी वो क्या हो गया, वो बिल्कुल ही गिर चुकी थी। वहां के जैसे हम लोग रुपी बोलते हैं, वहां उस समय मार्क बोला जाता था, करंट में क्या है देख लीजिएगा,
जर्मनी में जो पैसे की वैल्यू थी वो मतलब वो नंबर था, नियम था, उसको मार्क कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपीज कहते हैं। तो वहां पर जर्मनी के जो पैसे की वैल्यू थी इतना गिर चुकी थी कि वहां की घटना दिया है कि इन अप्रैल द यूएसए डॉलर वाज इक्वल 24,000 मार्क। देखिए अप्रैल की घटना है, तो वहां पर यूएसए की एक डॉलर जो है जर्मनी की 24,000 मार्क्स के बराबर था। यानी कि अगर हम बात करें तो जर्मनी का एक डॉलर, एक रुपया एक डॉलर जो है सॉरी यूएसए का, जर्मनी कितना था 24,000 के मार्क्स की गोल था। और वहीं जुलाई में यानी कि आफ्टर 3 मंथ जो है एक जो है डॉलर का कीमत हो गया 3,53,000 मार्क्स। देखिए वैल्यू किस तरह से गिर रही है। अप्रैल में था 24,000 मार्क्स, एक डॉलर के बराबर, जबकि जुलाई में हो गया 3,53,000 के बराबर, और वहीं अगस्त में हो गया 4,06,21,000 मार्क, यानी कि 46,21,000 मार्क्स के बराबर हो गया। और ये घटते घटते ऐसा चला गया कि आप देख सकते हैं फिगर में, नेक्स्ट पेज में है 54 में 9,88,06,000 मार्क हो गया, यानी कि एक डॉलर यूएसए का इतना मार्क्स के बराबर हो गया दिसंबर में। और ये फिगर जो है चला गया ट्रिलियन में, यानी कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन में चला गया एक मार्क, यानी कि बहुत पैसे की जो इतनी वैल्यू गिर चुकी थी, जिसका बहुत ही बैड इफेक्ट ऊपर जर्मनी में पड़ा। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स, धीरे धीरे वैल्यू समाप्त गिर चुकी थी, और द प्राइस ऑफ गोल्ड सोर्ड, और जो वस्तुओं की कीमत थी क्या हो गई, ज्यादा बढ़ती गई। द इमेज ऑफ द जर्मन्स कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ द करेंसी नोट टू बाई अ लोफ्ट ऑफ द ब्रेड was widely publicized, वोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। यानी कि यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया आपको, पीछे फिगर में देखा होगा आप लोगों ने, कि एक मात्र सिंपली ब्रेड परचेज करने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए गाड़ियों में, मतलब बैल गाड़ियों में यह दिया है वुड कॉट में जो है पैसे पूरा लोड करके वो ले जाते थे। यानी कि एक आपको ब्रेड खरीदना है तो पूरा बैग भर पैसा ले जाओगे दुकान पे, तो आपको सिंपली एक ब्रेड की वो पॉकेट मिलती थी। यानी कि इतना उसकी वैल्यू गिर चुकी थी पैसे की, वहां कोई वैल्यू ही नहीं थी। और इस से वहां की जो जर्मनी की लोगों की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। तो वर्ल्ड वाइड में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में उसकी सिंपैथी होने लगी, और उसको लोग उसकी दशा पर लोग तरस खाने लगे। तो दिस क्राइसिस केम टू नोन एंड द हाइपरफ्लैक्शन, यानी कि जो इससे ऐसी स्थिति आ गई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेक्शन। यानी कि जिस कंट्री में या किसी एरिया में पैसे की, वहां की रुपीज की वैल्यू गिर जाती है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेक्शन। और सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, यानी कि पैसे की वैल्यू गिर जाती है और किसी भी वस्तु की वैल्यू जो ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेक्शन। ओके, तो वहां पर वही हुआ था। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवेन द वाइल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोडक्सिंग द द्वा प्लान which revoked the term of the respiration to ease of the financial burden of German। जर्मनी की इतनी हालत खराब हो गई कि अमेरिका ने जो है उनकी कंडीशंस को देखते हुए वहां पर कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किए ताकि जर्मनी की हालत जो है कुछ इम्प्रूव हो जाए। बट ये काफी दिन तक नहीं चला। हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर जो है 1.3 में, द ईयर ऑफ डिप्रेशन, वहां की आर्थिक मंदी की साल। आखिर 21 साल में आर्थिक मंदी हुआ था, ईयर ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था और क्यों हुआ था। तो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। द ईयर बिटवीन 1924 टू 1928 saw some स्टेबिलिटी। देखिए जब अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया था, अमेरिका ने जब वहां पर कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे जर्मनी में, तो वहां पर कुछ स्थिरता आई थी, यानी कुछ वहां पर डेवलपमेंट का काम धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मात्र ओनली 4 ईयर्स तक। ये दिस वाज बिल्ट एंड सोन, जैसे हम सैंड पे घर बनाते हैं और पता नहीं कब जो है सैंड खिसक जाएगा और बिल्डिंग गिर जाएगी, उसी प्रकार जर्मनी में थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट आई थी जर्मनी के अमेरिका के इन्वेस्टमेंट करने थे, बट वो केवल 4 वर्षों के बाद फिर से कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। इसका रीजन ये था, जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वे आर टोटली
डिपेंड ऑन द शॉर्ट टर्म लोन लार्जली फ्रॉम द यूएसए। यानी जो जर्मनी में जो भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा था वे शॉर्ट टर्म लोन अलग अलग कंट्री ने दिया था, मेनली यूएसए के द्वारा लोन दिया गया था। उससे क्यों नॉर्मली इंप्रूवमेंट वहां तो हुई थी, बट ये काफी दिन तक नहीं चला। दिस सपोर्ट वाज विड्रॉन व्हेन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। देखते हैं कि जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ये क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ शेयर मार्केट है, ठीक है, तो जो शेयर लोग परचेज करते हैं तो उस प्रकार से वहां पर जो जर्मनी जो यूएसए में था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, लोग जो शेयर परचेज करते हैं। तो ऐसा लोगों को लगा कि अब शेयर मार्केट गिर रहा है, सभी वस्तुओं की वैल्यू जो है डिप्राइव हो जाएगी, गिर जाएगी, तो सब अपना जो शेयर लोग परचेज करने लगे। उसमें यूएसए ने भी क्या किया कि अपना जो है शेयर मार्केट में जो रखा था उसको बेचना शुरू कर दिया सस्ते दामों पे। तो अब मान लीजिए कि हमें कोई सपोर्ट कर रहा है और उसके यहाँ पैसे की समस्या बढ़ गई, तो क्या वो हमको सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार यूएसए ने है मेनली जर्मन को लोन दे रखा था शॉर्ट टर्म के लिए, जब जर्मन को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन खुद यूएसए में ही पैसों की सेक्रेसी हो गई, पैसे की क्राइसिस होने शुरू हो गई, तो अपना वो सपोर्ट जो है खींच लिया जर्मन से। जर्मन क्या हो गया, फिर वहीं का वहीं क्राइसिस वहां पर होना स्टार्ट हो गया। fearing of fall in prices, people made frantic effort of the sell their share। और लोग इतने डर चुके थे कि लोग अपना जो शेयर क्या किए, बेचना स्टार्ट कर दिए। इनका रिकॉर्ड बताया गया है कि ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 30 मिलियन शेयर वेयर सोल्ड। यानी केवल एक दिन में जो है 13 मिलियन जो है वो मतलब शेयर जो है बेचा गया था। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और यही दिन है यानी कि 1929 जो है ग्रेट डिप्रेशन का यानी कि आर्थिक मंदी की स्टार्टिंग हुई थी। ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 सालों में यानी कि 1929 से 1932 तक जो नेशनल इनकम था यूएसए का लगभग हाफ हो चुका था। सुनिए, इतनी आर्थिक मंदी यूएसए में हो चुका था तो जर्मनी की क्या हाल होगी आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। फैक्ट्री शट डाउन हो गई, फैक्ट्री बंद होना शुरू हो गए, एक्सपोर्ट फेल्स हो गए, फार्मर्स वेयर बैडली हिट एंड स्कल्पचर विड्रॉन। यानी कि सब कुछ जो है धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो गया, कंपनियां बंद होने लगी, जो फार्मर जो है अपने फसल को बेच नहीं पाते थे क्योंकि वैल्यू जो है बहुत ज्यादा गिर चुकी थी, और लोग जो है परचेज नहीं करना चाहते थे, जानते थे कि हम परचेज करेंगे तो हमारा पैसा उसमें फंस जाएगा और कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि वैल्यू इतना गिर चुकी है। द इफेक्ट ऑफ दिस रीजन द यूएसए इकोनॉमिक वेयर फेल वर्ल्ड वाइड। और इस तरह से इसका इफेक्ट इतना पड़ा कि जो यूएसए के इकोनॉमिक के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पर इसका बैड इफेक्ट पड़ा। किसका? इस ईयर्स ऑफ डिप्रेशन का, यानी कि आर्थिक मंदी का। तो थोड़ा जर्मन की इकोनॉमिक भी वही कंडीशन थी, वहां बहुत सारे क्राइसिस हो चुके थे, बहुत सारे वहां पर पैसे की मतलब वो हो चुकी थी। तो जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय 1932। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस, यानी कि वहां पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थे वो भी घट चुके थे, लगभग 40% के आसपास आ चुके थे। वर्कर जो है अपने जॉब खो चुके थे, उनकी मजदूरी भी कम हो चुकी थी। जो लोग पहले पैसे के लिए बार्गेनिंग करते नहीं हम इतना पे काम करेंगे, वो काम करने को मजबूर थे और अपने गले में वो एक पट्टा लगा लेते थे, कहते मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, आई वांट टू वर्क। ठीक है, इस तरह से वो पट्टा लगा घूमते थे अपने एरियाओं में और फिर भी लोगों को जॉब नहीं मिल पाती थी। ठीक है, तो लोग जो है कम से कम पैसे में भी काम करने को तैयार थे, मजबूर थे। और धीरे जो है जब जैसे समाप्त होता गया, जो एम्प्लॉयर थे उनकी संख्या जो है बढ़ती गई। और जब जुआ बिल्कुल मतलब बेकार हो गए, बिना काम के हो गए, तो वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी यानी चोरी चमारी करते थे और अपनी जीविका को चलाने के लिए। तो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, वहां पर लोगों को फुटपाथ पे ला दिए, लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गए। तो सबसे दिक्कत तो लेबर के साथ साथ जो वहां पर जो लोग मिडिल क्लास के लोग थे, स्पेशली जो सैलरी एम्प्लॉयर थे या जो पेंशनर थे, उन्हें भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी। चूंकि मान लो सेविंग किया है, सबको 100 रुपये आप सेविंग किए हैं और उस 100 रुपये मान लो कि उस समय 1 kg आलू मिलता था और आप सेविंग करके रखे हो और 2 वर्ष के बाद आलू की कीमत इतना बढ़ गई कि 1 kg आलू की जो कीमत है वो 1000 हो गया, तो आपकी 100 रुपये रखने की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है, उसका वैल्यू कम हो रहा है। उसका जो इतने वैल्यू कम हो चुके थे कि जो एम्प्लॉयर थे वो भी काफी परेशान होने लगे थे। इसे देखते हैं कि हम यहाँ पर इस तरह से इतने सारी समस्याएं बढ़ चुकी थी जर्मनी में। जो वाइमर रिपब्लिक थी वहां पर वो भी ठीक ढंग से इसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लोगों का जो फेथ था, लोगों का जो विश्वास था वाइमर रिपब्लिक से भी हटता जा रहा था। और इस तरह से वहां पर एक कंडीशन बना कि हिटलर जैसे कहते हैं डिक्टेटरशिप का वहां पर डेवलपमेंट हुआ, उदय हुआ।
उसका राइज हुआ। तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि आखिर हिटलर की पावर कैसे बढ़ी और हिटलर में क्या क्या किया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कल पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा। ओके, और जो भी आपको समस्या होगा आप लोग पूछिएगा।